गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा। इस स्लाइड में डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम प्रदर्शित हो रहे हैं। ये एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ये सब ल्यूकॉन टाइप, 3 टाइप के, और ये ड्रैगन टाइप। कैनाल सिस्टम क्या है, क्योंकि आप जानते हैं हमने पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी जाए। क्या होता है, इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको ऑस्ट्रिया कहा जाता है, और एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कि ऑस्क्यूलम कहा जाता है। इन छोटे छिद्रों के द्वारा वाटर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वाटर के थ्रू ही श्वसन, रिप्रोडक्शन, अपना भोजन ग्रहण करना, ये सब काम जो है वाटर के थ्रू ही होता है। और जो वाटर है वो इन छोटे छोटे छिद्रों से अंदर प्रवेश करता है और बड़े छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अलग अलग प्रकार के पोरिफेरा के जो सदस्य हैं उनमें इन पोर की जो पोजीशन है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि साइकॉन में ये इस प्रकार से संरचना बनाते हैं, तो यहाँ जो पानी के अंदर प्रवेश करने की जो मार्ग है वो थोड़ा बदल जाता है। इसी प्रकार से ये अगर हम इस चित्र में देखेंगे ल्यूकॉन टाइप के में, तो यहाँ पे कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं, और यहाँ एक अलग प्रकार का चैम्बर है, ये भी ल्यूकॉन टाइप का ही है। ये एक अलग है रेगियन टाइप का। तो इनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार के चैम्बर्स या पानी का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है, उनको किस मार्ग से जाना होता है, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज की जल परिसंचरण प्रणाली है, जिसे वाटर कैनाल नहर प्रणाली भी कहा जाता है। ये पोरिफेरा की विशेषता है। स्पंज की कैनाल सिस्टम भोजन के अधिग्रहण, श्वसन, गैस विनिमय और उत्सर्जन में मदद करता है। पानी की धारा के प्रवेश और उसको निकालने के लिए स्पंज के शरीर की सतह पर कई छिद्र होते हैं जो कैनाल सिस्टम के प्रमुख घटक होते हैं। शरीर के अंदर पानी का प्रवाह रिक्त स्थान की एक निश्चित प्रणाली के माध्यम से ही बहता है, जहां भोजन द्वारा आने वाले पानी पर कब्जा कर लिया जाता है और बाहर जाने वाले पानी में उत्सर्जन सामग्री बाहर भेज देती है। मतलब जो भी पानी अंदर जाएगा उसमें से जो भोजन के कण होंगे उनको तो रोक लिया जाएगा, और भोजन के पाचन के पश्चात जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको भी पानी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। जलधारा के कार्य, अब जो वाटर करंट है वो किस प्रकार से उनकी बॉडी में जाता है। स्पॉन्जेस के शरीर की दीवार में 2 एपिथेलियल परतें होती हैं, जो बाहरी पिनेकोडर्म और आंतरिक कोएनोसाइट्स होती हैं। ये जो 2 प्रकार की हम इस चित्र में देखें तो जो पोरिफेरा है उसमें एपिथेलियम 2 परतों का बना होता है, बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, और इसमें जो बीच में है मीजियोगिलिया भरा होता है, ये बीच वाली जो है, और इसमें मूव करने वाली जो कुछ कोशिकाएं हैं वो अमीबॉइड कोशिका या फिर ये स्पाइक्यूल्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो स्पंज की जो दीवारें हैं वो 2 एपिथेलियल परतों से बनी होती है, जिसमें से बाहर की तरफ है इसको पिनेकोडर्म कहा जाता है। ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ये पिनेकोडर्म है। एपिथेलियल कोशिका ये इस प्रकार से, जिसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये नॉर्मल एपिथेलियम जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा जो है वो ये कोएनोसाइट्स हैं, जिसमें कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये किसी भी अन्य जीव में ये प्रकार की कोशिका नहीं मिलेगी, जिसमें कि कॉलर कोशिका है, और इसका स्ट्रक्चर जिसमें कि एक फ्लैजिला भी प्रदर्शित हो रहा है। ये हम और इसका अच्छा सा चित्र नेक्स्ट वीडियो उसमें होगा। पिनेकोडर्म से पोरोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो ऑस्ट्रिया नामक ओपनिंग को सहन करती है। अब जो ये पिनेकोडर्म है, यहाँ पर पोरोसाइट नामक कुछ कोशिकाएं, ये कोशिकाएं पोरोसाइट जो कि छिद्र का फॉर्मेशन करती हैं, और ये ऑस्ट्रिया कहलाती है। ये पूरे अंदर गुहा तक जाती हैं। ये रही कॉलर कोशिकाएं। फ्लैजिलम के चारों ओर कोएनोसाइट में माइक्रोविलाई
का कॉलर होता है, ये माइक्रोविलाई का कॉलर है। पानी की धारा कॉलर कोशिका की फ्लैजिला से मूवमेंट बनाती है। ये जो फ्लैजिला होता है मूव करता है, तो जो पानी होता है उसमें एक करंट पैदा होता है, एक मूवमेंट पैदा होता है। पानी की धारा का कार्य निम्नलिखित है, जो नहर प्रणाली के माध्यम से स्पंज के शरीर में प्रवेश करता है। स्पंज बॉडी और बाहरी माध्यम के बीच सभी आदान प्रदान इस धारा के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इस जलधारा के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन को शरीर में लाया जाता है। साथ ही इस पानी के करंट की मदद से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। पानी के प्रवाह द्वारा प्रजनन निकायों को और स्पंज के शरीर में लाया जाता है। मतलब शुक्राणु भी पानी के द्वारा ही स्पंज के या पॉरीफेरा के जितने भी सदस्य उनमें प्रवेश करता है। यहाँ पे हम 3 अलग अलग प्रकार के कैनाल सिस्टम को पढ़ेंगे, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। सबसे पहले हम एस्कॉन के बारे में पढ़ते हैं। यह ल्यूकोसोलिना की तरह स्पंज के प्रकार में पाया जाता है और सभी साइकेनॉइड स्पंज के कुछ विकास चरणों में पाया जाता है। स्पंज के एस्केनॉइड प्रकार की शरीर की सतह को बड़ी संख्या में छेद, जिसे कि ऑस्ट्रिया कहा जाता है, उस पर पाए जाते हैं। ये छिद्र ट्यूब की भीतर इंट्रासेल्युलर रिक्त स्थान है जहाँ पोरोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं। ये छिद्र रेडियल रूप से मेसेनकाइमा में फैली होती हैं और स्पॉन्जोसील में खुलती हैं। अभी हमने देखा था कि एक कुछ कोशिकाएं जो हैं पोरोसाइट कोशिका इस प्रकार से, जो कि बाहर से लेकर अंदर तक एक छोटी सी ट्यूब नुमा संरचना बनाती है। ये पोरोसाइट कोशिका जो कि पोर का फॉर्मेशन करती है। और एस्केनॉइड जो होते हैं, एस्कॉन प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है बहुत सिंपल होता है। उसमें केवल छोटे छोटे इस प्रकार की कैनाल, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है। स्पॉन्जोसील स्पंज की शरीर की सबसे बड़ी विशाल गुहा है। स्पॉन्जोसील कवर्ड बाय कोइनोसाइट सेल्स, और वो स्पॉन्जोसील को कोइनोसाइट जो होती पंक्तिबद्ध करके रखती है। स्पॉन्जोसील एक संकीर्ण वृत्ताकार उद्घाटन के माध्यम से शरीर से बाहर खुलती है, जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। आसपास के समुद्र का पानी ऑस्ट्रिया के माध्यम से कैनाल सिस्टम में प्रवेश करता है और पानी का जो प्रवाह होता है वो कॉलर कोशिका के फ्लैजिला द्वारा मूव करता है। पानी के प्रवाह की दर में धीमी होती है क्योंकि स्पॉन्जोसील में बहुत अधिक पानी होता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया उनके थ्रू पानी, इतने सारे छिद्र होते हैं, उनके थ्रू पानी अंदर आता रहता है, लेकिन जो बाहर जाने की कैपेसिटी होती है स्पॉन्जोसील से वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो पानी बहुत अधिक भरा होता है। यहाँ पर स्पॉन्जोसील गुहा जो है वो बहुत बड़ी है और ऑस्क्यूलम है वो थोड़ा छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो जिससे क्या होता है, पानी जो होता है धीरे धीरे वहाँ से पंप किया जाता है और पानी को वहाँ स्टोर करके रखने की काफ़ी समय तक किया जा सकता है, जिसमें से कि आवश्यक पदार्थों को निकाल लिया जाता है। ये एक छोटा सा चित्र जिसमें कि प्रदर्शित हो रहा है किस प्रकार से ये पानी अंदर की तरफ प्रवेश करता है और ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। एस्कॉइड प्रकार का नहर प्रणाली में पानी के प्रवाह का कोर्स पानी की आवक ऑस्ट्रिया द्वारा होती है और स्पॉन्जोसील में जाती है और स्पॉन्जोसील से ये ऑस्क्यूलम में प्रवेश करती है, बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एस्कॉन हमने पढ़ लिया है। साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। एस्कॉन प्रकार की तुलना में ये जो कैनाल सिस्टम है वो थोड़ा अधिक जटिल है। इस प्रकार की नहर प्रणाली साइफा की तरह साइकेनॉइड स्पंज की विशेषता है। सैद्धांतिक रूप से यह कैनाल सिस्टम अपनी दीवार की क्षैतिज तह द्वारा एस्केनॉइड प्रकार से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा स्काइफा का भ्रूण विकास स्पष्ट रूप से एस्केनॉइड पैटर्न को साइकेनॉइड पैटर्न में परिवर्तित होने को दर्शाता है। क्या होता है, जैसे हम किसी भ्रूण का डेवलपमेंट देखते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है उसके कैनाल सिस्टम एस्केनॉइड से होती है और एस्केनॉइड पैटर्न में धीरे धीरे चेंजेस आके साइकेनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई ये इस प्रकार से सीधा है और अगर उसमें यूँ घुमाव इस प्रकार से उत्पन्न हो जाए तो वो एस्केनॉइड से, ये इस प्रकार था और इसमें अंदर की तरफ मूव इस तरह से हो जाएगा तो वो एस्केनॉइड से साइकेनॉइड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। साइकेनॉइड स्पॉन्ज की शरीर दीवारों में 2 प्रकार की नहरें, रेडियल नहरें और एक दूसरे के साथ समानांतर नहरें पाई जाती हैं। ये दोनों नहरें नेत्रहीन रूप से शरीर की दीवारों में समा जाती हैं,
लेकिन माइन्यूट छिद्रों द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। शरीर की बाहरी सतह पर त्वचीय ऑस्ट्रिया के रूप में जाना जाता है। ये इस प्रकार से, जैसे ये अंदर की तरफ मूव कर चुकी हैं और इसकी वजह से ये एक रेडियल कैनाल बन चुकी है और ये इनकरंट कैनाल और अंदर वाली जो है वो रेडियल कैनाल कहलाएगी। अब जो पानी का जो फ्लो है और ये डर्मल ऑस्ट्रिया, ये जो छिद्र है वो डर्मल ऑस्ट्रिया, और अंदर की तरफ हम इस तरफ जाएंगे तो ये जो छिद्र कहलाएंगे इसको प्रोसोपाइल कहा जाएगा। ये अंदर की तरफ कॉलर कोशिकाएं क्वाइनोसाइट्स, ये रेडियल कैनाल, और ये वाली जो है वो इनकरंट कैनाल, ये इनकरंट कैनाल और ये वाली रेडियल कैनाल। समीपवर्ती नहरों को गैर ध्वजारहित किया जाता है क्योंकि वह पिनेकोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, ना कि क्वाइनोसाइट्स। ये जो कोशिकाएं हैं ये समीपवर्ती नहरें हैं, कैनाल्स हैं। समीपवर्ती नहरें मिनट के उद्घाटन के माध्यम से निकटवर्ती रेडियल नहरों में लेट जाती है, जिसे प्रोसोपाइल कहा जाता है। ये अंदर की तरफ जो हैं ये प्रोसोपाइल छिद्र ये वाले हैं और ये वाली रेडियल कैनाल है, जिसमें कि क्वाइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा पूरी की पूरी अस्थित रहती है। दूसरी ओर रेडियल कैनाल को ध्वजांकित किया जाता है क्योंकि वह क्वाइनोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध रहती है। ये नलिकाएं आंतरिक एपोपाइल्स द्वारा केंद्रीय स्पॉन्जोसील में खुलती हैं। नहर प्रणाली में साइकोन प्रकार का स्पॉन्जोसील एक संकीर्ण गैर ध्वजांकित गुहा है जो पिनेकोसाइट्स द्वारा पंक्तिबद्ध रहती है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जितनी भी पिनेकोसाइट्स थी वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रही हैं। क्वाइनोसाइट्स कोशिकाएं वो अंदर की तरफ एक रेडियल कैनाल में खुल रही हैं। इस वजह से जो स्पॉन्जोसील की जो गुहा है वहाँ पे केवल पिनेकोडर्म है, क्वाइनोसाइट कोशिकाएं नहीं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये पिनेकोसाइट्स हैं। क्वाइनोसाइट्स यहाँ इस रेडियल कैनाल के अंदर प्रवेशित हो गई है और जो फ्लैजिला है वो केवल इन वाली क्षेत्र में ही प्रदर्शित हो रहा है। नहर प्रणाली के साइकोन प्रकार में स्पॉन्जोसील एक संकीर्ण गैर ध्वजांकित गुहा है और जो पिनेकोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध होती है। यह बाहर के लिए खुलती है, हालांकि एक समानांतर उद्घाटन जिसे कि ऑस्क्यूलम कहा जाता है, जो कि नहर प्रणाली के एस्कॉन प्रकार के समान है। यहाँ पे जो पानी होता है ऑस्ट्रिया के द्वारा, जो छोटे छोटे छिद्र ऑस्ट्रिया के द्वारा रेडियल कैनाल में आते हैं। रेडियल कैनाल में रेडियल कैनाल से एपोपाइल में आते हैं, एपोपाइल से स्पॉन्जोसील में जाते हैं, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम में जाते हैं, ऑस्क्यूलम से एक्सटीरियर बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये जो एरो है वो थोड़ा गलत लगा है क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इधर जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं। ये एक और डायग्राम जिसमें कि जो पानी होता है वो बाहर से ऑस्ट्रिया में जाते हैं, जहाँ पर वो डर्मल स्पेस में जाते हैं, डर्मल पोर्स इनकरंट कैनाल्स में, इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में जाते हैं। रेडियल कैनाल जो होता है उसमें एपोपाइल छिद्र होते हैं, उनसे एक्सकरंट कैनाल में जाते हैं, यहाँ से स्पॉन्जोसील में जाते हैं और ये ऑस्क्यूलम में जाते हैं। ये ठीक है। गोनिया जैसी कुछ प्रजातियों में साइकोन नहर प्रणाली अधिक जटिल रूप लेती है, जहाँ वृहद उप नहरें अनियमित होती हैं और बड़े बड़े उपत्वचीय स्थान होते हैं। यह जो इस प्रकार का जो विकास होता है पूरे स्पंज की बाहरी सतह, जिसमें कि पिनेकोडर्म्स होते हैं या मेसेनकाइमा होते हैं, वहाँ पर फैले रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। नहर प्रणाली में साइकोन प्रकार की शरीर की दीवारों और अधिक मोड़ने के कारण इस प्रकार की नहर प्रणाली का फॉर्मेशन होता है। यह नहर प्रणाली स्पॉन्जिन, जिसे कि स्पंज के ल्यूकोनॉइड प्रकार की विशेषता है। इस प्रकार की नहर प्रणाली की जटिलता के कारण रेडियल समरूपता खो जाती है
और इसके परिणाम स्वरूप अनियमित समरूपता होती है, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है वो इतना ज़्यादा उसमें घुमाव हो जाता है जिससे कि ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है और वो रेडियल सिमेट्री ना रह के असममित हो जाता है। ये यहाँ पर ल्यूकोन टाइप में क्या होता है, ये इतने अंदर की तरफ धंस के ये चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, और जो स्पॉन्जोसील की जो गुहा है वो बहुत ही छोटी बन जाती है। ये जो छिद्र है वो ऑस्क्यूलम का है। यहाँ पर ये डर्मल ऑस्ट्रिया है, इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल। उन डर्मल ऑस्ट्रिया से इनकरेंट कैनाल में वाटर आता है, और ये जो छिद्र है जिससे कि ये इस चैम्बर में आएगा उसको प्रोसोपाइल कहा जाता है। ये जो चैम्बर है ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, क्योंकि यहाँ पर कोएनोसाइट कोशिकाएं भी उपस्थित हैं, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो पानी निकल के जाएगा उसको एक्सकरेंट कैनाल कहा जाएगा। एक्सकरेंट कैनाल जो है उसके लिए यहाँ जो छिद्र होता है उसको एपोपाइल कहा जाता है। मतलब जो छिद्र जिससे कि पानी अंदर की तरफ प्रवेश करेगा उसको प्रोसोपाइल, जो पहले आ रहा है उसको ये प्रोसोपाइल कहा जा रहा है, और जो लास्टली हमें दिखाई दे रहा है जो कि ऑस्क्यूलम की तरफ या फिर हम जो हमारी गुहा है उसकी तरफ जाएगा उसको एपोपाइल कहा जा रहा है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर एसोनाइड और साइक्लोइड प्रकार की तुलना में छोटे होते हैं। ये कक्ष कोएनोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध रहते हैं और आकार में गोलाकार होते हैं। अन्य सभी रिक्त स्थान पिनेकोसाइट्स द्वारा पंक्तिबद्ध होती है। प्रोसोपेलस के माध्यम से ध्वनिक नहरों का ध्वजिक कक्ष को खोला जाता है। बदले में ये ध्वजंकित कक्ष एपोपेरी के माध्यम से बहती नहरों के साथ संवाद करते हैं या बाहर निकल दिए जाते हैं। ये एक और चित्र जिसमें ये जो चैम्बर है ये डार्क है क्योंकि ये इसको वो कर रखा है, फ्लैजिलेटेड है, और ये डर्मल पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू वाटर अंदर जा रहा है। ये प्रोसोपाइल छिद्र, इन छिद्रों के माध्यम से ये अंदर इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर में होता हुआ ये इनकरेंट जो कैनाल्स हैं उनके थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा। ये इनकरेंट कैनाल ये है, अंदर जा रहा है, ये एक्सकरेंट क्योंकि यहाँ से इन चैम्बर से बाहर निकलेगा, और ये जो क्योंकि यहाँ से निकलने वाला है तो उसको एपोप्राइल कहा जाता है, और ये अंदर जाएगा उसको प्रोसोपाइल कहा जाता है। स्पॉन्जोसील के संकोचन और विभाजन के परिणाम स्वरूप समानांतर नहरें विकसित होती हैं। स्पॉन्जोसील जो कि एस्किनॉइड और साइक्लोइड प्रकार की नहर प्रणाली में मौजूद होता है, यहाँ पे अनुपस्थित होता है स्पॉन्जोसील। ये बहुत छोटा होता है। यहाँ स्पॉन्जोसील बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो चैम्बर्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। यह उत्कृष्ट नहर अंत में ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, यहाँ उनसे कॉन्टेक्ट में रहता है। ये इस प्रकार के छिद्र हैं। इस चित्र में बहुत अच्छे से प्रदर्शित हो रहा है। ये एक छिद्र है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद पानी जो है इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल के बाद ये जो छिद्र हैं इनको प्रोसोपाइल कहा जाएगा, और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में प्रवेश करेगा। ये इनकरेंट कैनाल है, और यहाँ से जब जाएगा तो उसको एक्सकरेंट कैनाल कहा जाएगा। यहाँ जो पानी है वो डर्मल ऑस्ट्रिया के द्वारा सबडर्मल स्पेस और या फिर इनकरेंट कैनाल में जाएगा। यहाँ से ये प्रोसोपाइल में जाएगा, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में से ये एपोप्राइल द्वारा जाएगा, और वहाँ से ये एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ लार्ज कैनाल, जिससे ये ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें लाइन डायग्राम से फ्लो बताना है कि किस प्रकार से ये फ्लो हो रही है। ल्यूकुरेट प्रकार नहर प्रणाली में पानी का प्रवाह का कोर्स है। यहाँ ये एक और तरीके से ऐसे भी हम बता सकते हैं। थैंक यू।